नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ रूबरू में। आज हम हैं मारवा स्टूडियोज़ में, जहाँ पे 3rd ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट चल रहा है और हमारे साथ हैं बहुत सारे एमिनेंट राइटर्स, पोएट्स एंड शायर। तो फिर आज हम हैं निशा भार्गव जी के साथ और इनके साथ हम चलेंगे इस पोइट्री के वर्ल्ड में। इनका फोर्टे जो है ना वो है सटायरिकल पोएम्स। उसके थ्रू किस तरीके से अपने व्यूअर्स को अट्रैक्ट करती है, उनकी अटेंशन ग्रैब करती हैं, चलिए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और सुनते हैं इनसे बहुत सारी क्रिएटिव पोएम्स। मैम, आई वेलकम यू हियर टू मारवा स्टूडियो। धन्यवाद। मैम, मैं आपसे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जानना चाहूँगी कि ये लेखिका बनने का जो सफ़र है ये शुरू कहाँ से हुआ था आपका? इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी आपको? मैं अगर सच बताऊं तो जब मैं छोटी होती थी, यानी 5वीं 6ठी की बात समझ लीजिए, क्लास की बात, तब मैं अपनी जो आंसर्स होते थे उसमें मुझे नहीं मालूम मैं क्या लिख देती थी कि मेरी टीचर बोलती थी बहुत अच्छा है और मेरी कॉपी सारे सेक्शंस में घुमाई जाती थी कि देखो इस बच्चे ने क्या लिखा है। उस समय उसमें कहीं ना कहीं कोई कविता होती थी जिसको मैं नहीं भांप पाई थी कि मैं कहीं मेरे मन का कवि उस छोटी सी उम्र से जाग गया है। तो वहीं से कहीं शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे करके कुछ लिखना चालू किया। तो मतलब आपके आंसर्स लिरिकल फॉर्म में होते थे? हाँ, बहुत बीच बीच में कहीं हाँ कुछ डाल देती थी मैं उसमें, तो अट्रैक्ट करते थे? वो अट्रैक्ट करते थे। दैट्स वेरी फैसिनेटिंग। मतलब आप गॉड गिफ्टेड वाले राइटर हो एक तरह से देखा जाए। हाँ, तो प्रभु कृपा के बिना तो देखो लिख ही नहीं सकते ना। सृजनशीलता प्रभु की गिफ्ट तो है ही, उसका उपहार तो है ही। उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो हमारे ऊपर कृपा कर भी दे और हम उसका सदुपयोग न करें, प्रयास न करें, सतत प्रयत्नशील न रहें, उसको कोई तराशने वाला ना हो, संवारने वाला ना हो, तो वो कभी उभर के नहीं आ सकता। बिल्कुल सही कहा। मतलब एक स्किल, एक ब्लेसिंग है जिसका आपको अच्छे से यूज जी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स वेरी राइट। तो मैम, अब आप मुझे ये बताइए कि जो क्रिएटिविटी होती है, देखो लिख तो थॉट्स तो सबके पास आते हैं, लिख तो कोई भी देगा, बट किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको अपने दर्शकों को दिखा रहे हो कि उनका ध्यान खींच पाओ, आकर्षित कर पाओ, तो वो चीज़ कहाँ से आती है? क्रिएटिविटी का मीनिंग आपके लिए क्या है? मुझे लगता है सृजनशीलता है, सृजन क्षमता है। और एक ही घटना को आपने भी देखा, मैंने भी देखा, किसी पर उस घटना का XYZ पर कोई असर ही नहीं हुआ। आप पर हुआ, मुझ पर हुआ, आपने उस पर कविता लिख दी, मैंने उस पर कहानी लिख दी, या हम दोनों ने ही कविता लिखी, लेकिन हम दोनों की संवेदनशीलता बिल्कुल अलग है। आपने कुछ अलग कह दिया, मैंने कुछ अलग कह दिया, थीम वही की वही है, लेकिन हम दोनों ने अलग अलग तरीके से अपनी बात अपने पाठकों तक, श्रोताओं तक पहुंचा दी। तो मतलब सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बिना संवेदनशीलता के तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। कोई दुर्घटना घट रही है, किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, कोई अपनी गाड़ी ली निकल गया, वहाँ से गुजर गए, कोई रुकता है, देखता है और कोशिश करता है दर्द बांटने की। लेखक कवि वो होता है जो उस दर्द को बांटने की कोशिश करता है, और जब वो लिखता है तो भी क्या करता है, पाठकों के साथ शेयर ही तो करता है उस चीज़ को। एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने क्या चीज़ आजकल देखी है कि लोग ना सेंसिटिव नहीं हो पाते हैं, दूसरों का दर्द नहीं समझ पाते हैं, और कहते हैं ना कि इंसान तो हर घर में आजकल जन्म ले रहा है, पर इंसानियत कहीं कहीं पैदा हो रही है। तो ज़रूरत है कि और सेंसिटिव होएं। कवि मत बनिए, फिर भी एक अच्छे इंसान तो बनिए। बिल्कुल, समाज सुधार के लिए वही ज़रूरी है। सही बात है। मैम, अब मैं चाहती हूँ कि आपकी जो इंटरेस्टिंग क्रिएटिव सी जो पोएम्स हैं, ठीक है, उसमें से आप अपनी कुछ फेवरेट वाली शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। एक माँ के लिए बच्चे सारे फेवरेट होते हैं, मेरे लिए भी सब कविताएं फेवरेट हैं, लेकिन क्योंकि मैं हास्य व्यंग लिखती हूँ, इसलिए हास्य और व्यंग दोनों से जुड़ी कुछ कविता आपको सुना देती हूँ। पहले एक छोटी सी बात करती हूँ कि जेब में पैसा राखिए, बिन पैसे सब सून, पैसे बिना करे ना कोई गुड मॉर्निंग, इवनिंग या नून। कहते खाते खाते और खाते लोगों के खुल जाते हैं खाते, बड़े बड़े खाते, छोटे छोटे खाते, मोटे मोटे खाते, गुपचुप खाते, और हम करते रह जाते हैं बातें बातें और बातें। अच्छा, अब अपनी से जुड़ी एक बात बताती हूँ कि कमर दर्द ने जकड़ा, शरीर मेरा अकड़ा, डॉक्टर ने आगे न झुकने की सलाह दी है,
अब मैं किसी के आगे नहीं झुक सकती, अब मैं किसी के आगे नहीं झुक सकती। यही समाज के लिए एक व्यंग वाली बात है जो एक महिलाओं में होना चाहिए। ईगो वाला वो नम्र बन जाएं, नम्र बन जाएं। लेकिन अगर कोई चीज उन पर थोपी जाए तो हर थोपी हुई चीज पर झुकने की जरूरत भी नहीं है। सही बात जैसे है, कहते हैं ना, self-respect। हाँ, जैसे कहते हैं ना, हर बार हाँ 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 करना ही जरूरी नहीं है। अगर आप किसी बात पर ना भी करते हो तो ये आपकी चारित्रिक विशेषता है। सही बात है। कहते हैं ना कि इवन द सेंसिटिव पीपल हैव द राइट टू से अ नो। या सो दैट इज वेरी एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। तो गिवर्स जो होते हैं, हाँ, उनको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि टेकर्स को कभी नहीं पता नहीं होती, पता वो एक्सप्लॉइट करते रहते हाँ। हैं, करते रहते हैं। अब महिलाओं के लिए कहते हैं कि वो अपने जीवन में आगे आगे बहुत आगे बढ़ती हैं, और जब सवाल आता है उम्र का तो काउंट डाउन करती हैं। कभी एंटी एजिंग क्रीम तो कभी एंटी रिंकल क्रीम मुंह पर मलती हैं, सही बात। मानो उम्र का बढ़ना कोई गलती है। हाँ। मैंने किया ऐसा प्रयास, देखिए मेरा क्या हाल शुरू हुआ। क्योंकि कहते हैं ना, अपने ऊपर व्यंग करना सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ मैंने पात्र रूप में अपने आप को रखा है, और मैं कहती हूँ कि मैंने अपना 50वां जन्मदिन जानबूझकर 55 की आयु में मनाया। उम्र छुपाकर मज़ा तो बहुत आया, पर लोगों ने तब मेरा दिल दुखाया जब खाकर केक और मिठाई मुझे देने लगे 60वें जन्मदिन की बधाई। तो अगर आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, समाज में स्मार्ट बन के रहते हैं, पर दूसरे भी अप स्मार्ट नहीं है, वो आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट है। सही बात है। तो मैम, इतने अच्छे और डीप थॉट्स आप कहाँ से लाते हो? आप कौन सी मार्केट में जाते हो? अरे भाई, अगर थॉट्स का मार्केट हुआ होता तो हर कोई कवि गजलकार और कहानीकार न बन जाता। चेतना चाहिए उसके लिए, आंतरिक मन की शुद्धता चाहिए, एक विनम्रता चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। वो सब होता है तो प्रभु की कृपा साथ में होती है, तो कविता या कहानी अपने आप निकल जाती है। वो सुना है ना मैंने कि जो एक राइटर होता है, कहते हैं कि बहुत किताबें पढ़ता है, ठीक है, बट सिर्फ किताबें नहीं, वो लोगों को पढ़ता है। लोगों को पढ़ता है। हाँ, तो बिल्कुल। वो चीज़, और फिर भगवान हमसे बात करने लग जाते हैं। एकदम एकदम, हम इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं उनके। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो अभी आप मेरे से कुछ एक सेंसिटिव सा अपना शेयर करिए, जो मोस्ट सेंसिटिव हो आपके लिए। जब चलिए, हमने एम्पैथी की और प्योरिटी की बात करी दी है, तो हाँ अब जी, ऐसा कोई विचार? चलिए, मैं आपको वृद्धों से जोड़ती हूँ, नानी की बात करती हूँ। हाँ जी। कि नानी की यह दिली तमन्ना थी कि अपने इकलौते दुहिते का विवाह देखकर ही परलोक से धारे। पर यमदूत महोदय विवाह के 2 माह पूर्व पधारे, नानी को ले गए साथ, देख नहीं सकी दुहिते की बारात। तो नानी की याद में दुहिता बहुत रोया, रहा बहुत दिन खोया खोया। उसकी नानी थी ही बहुत भली, उसकी शादी के समय उनकी कमी बहुत खली। उसकी जुबान पर तो सिर्फ नानी की ही बात आती थी, और जिस रोज से उसकी शादी हुई हर रोज उसको नानी याद आती थी। तो कई बार हम मुहावरों का प्रयोग करके सटायर। जो अपनी बात कहना चाहते हैं वो कहते हैं। लेकिन मैं एक, जैसा आपने कहा, शादी मैं के बाद। गंभीर बात से आपको जोड़ती हूँ। हाँ जी। जो आजकल नाते रिश्तों के बीच हो रहा है कि जो दिखावटी बनावटी हो गए हैं, डिप्लोमेसी इन रिलेशन। डिप्लोमेसी आ गई है, जहाँ हम धुतकारते हैं बुजुर्गों को, लेकिन कई बार उनकी धुतकार भी ऐसी होती है कि वो बहुत ही शालीन तरीके से की जाती है। मतलब ऐसे समय में हम ये सोचते हैं कि जो वार हुआ वृद्ध के ऊपर वो और भी तेज हुआ। देखिए, कविता इस प्रकार है कि पड़ोस में रहने वाली एक वृद्धा ने निश्चल भाव से दूसरे वृद्धा से कहा, अरे तुम्हारे तो बहुत ठाठ हैं, आखिर क्या बात है? तुम्हारा बेटा तुमको नित्य नई गाड़ी में घुमाने ले जाता है और तुम्हारी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाता है। तो वह बोली, ये सच है, कभी मेरा बड़ा बेटा मुझे छोटे पुत्र के यहाँ छोड़ आता है और कभी छोटा पुत्र बड़े के यहाँ। इसे रखना रखाना समझो या फिर घूमना घुमाना, ये श्रद्धा है तुम्हारी, वृद्धावस्था की यही तो दशा है हमारी। तो चाहकर भी वह छुपा न पाई अपनी आंखें गीली, और घूमने का रहस्य खोलते हुए बोली कि एक बेटे के यहाँ होती है जब कॉकटेल पार्टी या कोई आयोजन, अथवा मेहमानों के आने का होता है प्रयोजन, या उससे ऊबकर जब हो जाते हैं तंग तो कसकर उस पर ताने और व्यंग, एक उसे सादर ला पटकता है दूसरे के घर और इसी भाव से दूसरा रखता है उसे अपने घर। इसे घूमना घुमाना समझो या फिर रखना छोड़ना, ये श्रद्धा है तुम्हारी, वृद्धावस्था की यही तो दशा है हमारी।
वह फिर बोली, इसी संदर्भ के कारण तुम अक्सर मुझे गाड़ी में आते जाते देखती हो और मेरी मान और प्रतिष्ठा का झूठा अंदाज लगाती हो। तब पहली वृद्धा बोली, हाँ हाँ, हम इन बच्चों की जीवन शैली से मेल नहीं खाते हैं। हाँ, हम वृद्ध इन बच्चों की जीवन शैली से मेल नहीं खाते हैं, इनके लिए इसीलिए बाधा बन जाते हैं। तभी हमें बोझ समझकर कभी ये यहाँ कभी वहाँ सादर पटक आते हैं। न जाने हम कब तक और खदेड़े जाएंगे, तब कहीं भगवान के घर जाएंगे, तब कहीं भगवान के घर जाएंगे। ये बहुत सच में ना समझने की बात है और बहुत डीप चीज़ है कि जो एक पेरेंट्स होते हैं वो 2, 3, 4 बच्चों को भी पाल लेते हैं, मगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स को, अपने 2 पेरेंट्स को नहीं पाल सकता। हाँ, बंटवारा करते हैं बच्चे। बहुत सी मूवीज बन गई इस बागबान बात पर, सबसे बड़ा बागबान बन एग्जाम्पल गया। है। लेकिन सच्चाई यही है, कोई भी अकेला कि नहीं शेयर करेंगे जी, अगर खर्चा आपका और हो रहा है, इस उम्र जिम्मेदारी में, इस उम्र में अपने पेरेंट्स को अलग कर सकते, कैसे कर सकते हो जब उनको एक दूसरे की सबसे ज्यादा नीड है। ये वृद्धाओं, आपको पता है मैम, एक चीज मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे कि जो डव्स होते हैं, डव जो बर्ड होता है, वो माना जाता है कि वो जो उनका पेयर होता है, अगर उनको अलग कर दिया जाए तो वो एक अलग होता है, या एक की डेथ होती है तो दूसरा भी मर जाता है। हाँ। उसी तरीके से अटैचमेंट होती है एक हस्बैंड वाइफ की, और इस एज में तो काफी ज्यादा बॉन्डिंग हो जाती है। ये पाप है ये मेरे हिसाब से। तो ओल्ड एज तक आके तो और बॉन्डिंग। सीरियसली मैं सब बच्चों को या हमारी जनरेशन के जितने भी लोग हैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि आप कभी भी अपने पेरेंट्स को अलग करने का पाप ना करें। बिल्कुल। और बहुत मज़ा आ रहा है। और भी कुछ आप शेयर करना चाहेंगे आगे अपनी कोई और कविता? मतलब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं सुनती रहूं आपको। मैं आपको अपनी एक अंतरंग बात से जोड़ती हूँ। जब से मैं बनी कवयित्री, मेरे पति बने हैं मेरे पहले श्रोता। प्रभु से अक्सर कहते हैं काश मैं बहरा होता। सच मानिए, पहले उन्हें 100 रुपये देकर जान छुड़ाती थी, लेकिन अब महंगाई का मारते हैं ताना, व्यस्तता का करते हैं बहाना। कहते हैं 500 रुपये होंगे कविता सुनने के दाम। अरे कवयित्री का पति हूँ, नहीं कोई नागरिक आम। तो मेरी मजबूरी आप भांप गए होंगे और 500 रुपये का भुगतान भी जान गए होंगे। तो मैं 500 रुपये प्रति कविता देकर कविता सुनाने का उठाती हूँ पूरा लुत्फ, क्योंकि भुगतान करती हूँ एक का, 8-10 सुना जाती हूँ मुफ्त। मैं उनके खाने की तभी लगाती हूँ थाली जब वो मेरी कविता पर बजाते हैं। मैम, तो जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं अपनी इकोनॉमी में सीन चल रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब करप्शन, और मोदी जी भी इतने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो इस पर अभी तो कुछ लिखा आपने, कोई भाव विचार प्रकट? हाँ देखो, मैंने तो सबसे पहले पैसे की ही बात करी थी आपको। पैसे की बात बताई थी। और हम ये देख रहे हैं कि आजकल पैसे की महिमा का गुणगान ज़्यादा हो रहा है। लोग समझ रहे हैं पैसा आ गया तो हम बड़े बन गए। मतलब वो जो आप कह रहे थे कि इंसानियत वाली बात नहीं रही। मतलब किसी भी हद तक गिर जाते हैं लोग पैसे के लिए। हम उसको दूसरा नाम रिश्वतखोरी दे सकते हैं। मतलब खाने खिलाने वाली बात हो गई आजकल। भूल गए कि पैसा सिर्फ हाथ की मेल है। हाँ, मतलब पहले कहते थे ना लड़का खाते पीते घर का हो, लेकिन आजकल तो रिश्वत खाना पीना सबसे बड़ी बात हो गई है कि भाई रिश्वत कर। मैं पैसे से जुड़ी जो कविता लिखी आपको सुनाती हूँ कि जो खरीदता है गवाह और खरीदता है वकील, इंसाफ के सीने में ठोक देता है कील। आज हम करते हैं उसका बखान, जो कहलाता है कलयुग में सबसे महान, जिसकी वजह से इंसान में भेद है और जिसके कारण एक की कमीज दूसरे से सफ़ेद है। पर मुझे खेद है, मैं नहीं दे रही किसी साबुन के विज्ञापन की सौगात। मैं तो कर रही हूँ उसकी बात जो बतलाता है सबकी औकात। जो समृद्धि का चिन्ह है, जो समृद्धि का चिन्ह है एकदम भिन्न है। जिसके बिना सबका मन खिन्न है, वो पैसे का जिन्न है। इसके बिना सबकी हालत हो जाती है पस्त, इसीलिए कहते हैं ये चीज़ बड़ी है मस्त। इसी से है खुशी, इसी से उमंग, यही कराता है भाई भाई में जंग। सच है सब पूछेंगे आप कैसे हैं, सच है सब पूछेंगे आप कैसे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं। यही है ज़माने का दस्तूर, इसके बिना अपने भी हो जाते हैं दूर। पहचान कर भी बात नहीं करेंगे, हो जाएंगे मौन और इशारे से कहेंगे हम आपके हैं कौन। इसको पाने के लिए कोई करता काला धंधा, कोई मांगता है भीख सड़क पर बनकर अंधा। पर जो भी हो, ये प्रभु बहुत गजब है और ये पैसा बहुत अजब है। ये पैसा बहुत अजब है, ये प्रभु बहुत गजब है। खाली हाथ भेजता है, खाली हाथ बुलाता है, फिर उसके दरबार में न चेक चलता है न चलता है कैश।
लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ करना चाहें ऐश, तो कुछ नेकियां साथ लेकर जाएं, अच्छे कर्मों के खाते खुलवाएं। इसी से पहचाना जाता है कि किया कितनों का भला या दबाया कितनों का गला। इसी के मुताबिक होगा वहाँ इंसाफ कि अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे या बनेंगे सांप। स्वर्ग का द्वार खटखटाएंगे या नर्क के द्वार पर लड़खड़ाएंगे। पैसा हाय पैसा की आखिर कब तक रट लगाएंगे, कब तक रट लगाएंगे। बिल्कुल सही बता। मतलब मेरे इस पे ये थॉट्स हैं कि अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो पैसे को अपने दिमाग में नहीं अपनी जेब में रखो। तो पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। बिल्कुल सही, सब कुछ नहीं। दैट्स वेरी वेरी ट्रू। और आजकल लोग ये भूलते जा रहे हैं। वो समझते हैं कि बस पैसा है तो हम कुछ भी कर लेंगे उसकी आड़ में, बट पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी जा भी सकता है। और मैम, आपको ये नहीं लगता कि हम लोगों को पैसे कमाने की जगह ये सोचना चाहिए कि हमने कितने रिश्ते कमाए? बिल्कुल, रिश्तों में मतलब जो एहसासों में नमी की ज़रूरत है वो बहुत ज़रूरी है। देखो ना, अगर सूखी मिट्टी में पेड़ बो देंगे, हम पौधा लगा देंगे, तो वो पौधा तो पेड़ बनने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, बनेगा ही नहीं वो। लेकिन अगर मिट्टी में नमी होगी तो पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा। तो वही ज़रूरत एहसासों की है, एहसासों में नमी होनी चाहिए। वही हमें इंसान बनाता है, वही इंसान बनाता है, वरना तो फिर एक रोबोटिक लाइफ है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिल्कुल। आजकल जितने भी लोग हैं वो जिंदा तो हैं बट जी नहीं रहे। दे आर लाइक मशीन की तरह चल रहे हैं, लिविंग बॉडीज में डेड सोल्स। बिल्कुल, व्हिच इज नॉट करेक्ट। यू शुड फील एवरीथिंग। आपका क्या कहना है? या अच्छा मैम, मेरे को बहुत मज़ा आया आपकी इतनी अच्छी क्रिएटिव सी पोएम सुन के एंड इतनी थॉटफुल चीज़ों को सुनकर इमेजिन करके। मैं उस चीज़ को एक्चुअली इमेजिन कर पा रही थी, मेरी पिक्चर्स बन रही थी दिमाग में। आई वाज रियली एंजॉयिंग इट। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी लिख सकता है, ठीक है, बट वो किस तरीके से प्रेजेंट करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ टिप्स दें क्रिएटिविटी को लेकर कि क्रिएटिविटी बॉर्न तो होती है, बॉर्न आर्टिस्ट हो, ठीक है, बट और निखार कैसे ला सकते हो, या जो सीखना चाहते हैं लोग वो किस तरीके से क्रिएटिव हों? मुझे लगता है सीखने के लिए जो बात का मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम में सबसे बड़ी चीज़ विनम्रता होनी चाहिए। हम खूब पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा राइटर्स को हम पढ़ेंगे, कुछ समझ आएगा आजकल का क्या ट्रेंड चल रहा है, पाठक क्या पसंद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान देना है अगर पाठक कोई अश्लील या नीची या गिरी हुई चीज़ पसंद कर रहे हैं तो हमें वो परोसनी नहीं है। हमें ये नहीं कहना कि जो वो चाह रहे हैं वो हम परोसेंगे। जो हम परोसेंगे वो अच्छा होना चाहिए ताकि पाठक उसको ग्रहण कर सकें। और उन सब के साथ अगर हमसे कोई गलती हो गई है लेखन में, कहीं हमको लगता है इसमें सुधार होना चाहिए, तो उस सुधार के लिए और दूसरों के कहने सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि कई बार एक शब्द से ही बात में फ़र्क हो जाता है। मुझे याद आता है कि एक कविता लिख रही थी एक बार, जिसमें मैंने लिखा था कि नेताजी चले जा रहे हैं, उनके पीछे उनके चमचे जा रहे हैं। पर बड़े दिन मेरे दिमाग में लगा कि नहीं, ये चमचा शब्द ठीक नहीं है। जिस दिन मुझे पिछलग्गू शब्द मिल गया उस दिन मैं बहुत खुश हो गई। शायद मुझे नहीं मिलता ये शब्द तो दूसरे मुझे सुझाते कि भाई आपने ये शब्द का गलत प्रयोग कर लिया। और मुझे लगता है लेखन के बाद अगर संभव हो, हम अगर अपने आप को एक विद्यार्थी की तरह मान के चलें कि हम अभी सीख रहे हैं, तो अगर कोई आपसे वरिष्ठ हैं, आपके बड़े हैं उसी लाइन में, आपको लगता है आपसे समझदार हैं, तो आप उनकी सलाह ले सकते हैं, उनसे एडिटिंग करा सकते हैं, क्योंकि एक शब्द के बदलने से भी बात बदल जाती है। ये चीज़ मैंने भी एज अ राइटर ऑब्जर्व करी है कि जो आपका वे होता है लिखने का, ठीक है, जैसे शब्दों का जो चयन होता है आपका, वो बहुत इंप्रेशन देता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि आपकी तो थॉट्स आप पेपर पे उतार रहे हो। सही बात। तो उससे पता चलता है कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तुम्हारे जीवन का ढंग क्या है। हाँ, वो एक शब्द ही पूरा मीनिंग चेंज कर देता है। अब मैं एग्जांपल दूं एक। हाँ। जैसे ये है कि एक चीज़ मुझे प्रेजेंट करनी है, मैंने उसके लिए एक वर्ड यूज़ करा है विच कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, कि आजकल जो लोग हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस कलयुग की दुनिया में नेगेटिव हैं या डिप्लोमेटिक हैं। उसकी जगह मैं ये भी बोल सकती हूँ कि दुनिया ना धीरे धीरे बदल रही है। मोस्टली लोग ऐसे हैं बट अच्छे भी हैं जो सुधार ला सकते हैं। तो वो एक पॉजिटिव भी आप दिखा सकते हो सोसाइटी को, एक नेगेटिव भी दिखा सकते हो। तो लेखन तो शब्दों का खेल है ना, पावर ऑफ पेन अपनी। हाँ, वही ना। और वो आपने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि बहुत अच्छे से यूज करो अपनी इस पावर। कहते हैं ना, अच्छे व्यवहार से, अच्छी भाषा से
अच्छे शब्दों से या तो आप किसी के दिल में उतर जाओगे या किसी के दिल से उतर जाओगे। शब्द ही एक ऐसी चीज है। शब्द ही ऐसी चीज है, मतलब शब्दों की मार ना बहुत बुरी मार होती है, और शब्दों की पुचकार वो आपको रोते हुए भी हंसा देगी, मुस्कुराने के लिए बाध्य करेगी। शब्दों की मार पे लिखा था मैंने कि इंसान थप्पड़ की मार भूल सकता है, बट शब्दों की नहीं भूल सकता। वो कानों में आखिरी सांस तक गूंजती है। गूंजती है। याद आ गई मुझे एकदम से वो अपनी। सीरियसली इट्स एन एडिक्शन। पोएट्री इज एन एडिक्शन एंड इट कम्स फ्रॉम पेन। जिसको लाइफ का पेन मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, वो ही कवि कलाकार बनता है। दिल जो टूटा मेरा तो कलाकार बन गया। अरे वाह। एक चीज खोई पर जीने की हजारों वजहें मिल गई मुझे। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब वो चीज है, यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव टू राइट एंड इट्स अ ब्लेसिंग आई फील। हाँ, पहले लगता ब्लेसिंग तो है ही, लेकिन आपको ऑब्जर्वेंट भी रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग आपको ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा, आपके आसपास क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, हम उसको एक खुली आंखों से देखें, तभी तो उसका वर्णन कर सकते हैं। पर स्टार्टिंग में ऐसे जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो कई बार मतलब देखा है मैंने, खुद को भी देखा और आसपास और भी सेंसिटिव लोगों को देखा है कि सेल्फ पिटी करने लग जाते हैं कि हाय मेरे साथ ये हो गया। मतलब एक तो तरीका है कि अगर आपको लाइफ में कोई पेन मिला, जो सबको मिलता है बिलीव, भाई संघर्ष नहीं होगा तो मजबूत कैसे होगे? वो बिना संघर्षों के मजबूत नहीं हो सकते। वो सबकी लाइफ में आ रहा है पेन, बट लोग उसको चैनलाइज नहीं कर पाते। वो पेन जब मिलता है तो हमें उसको किसी आर्ट फॉर्म, वो किसी आर्ट फॉर्म में एनर्जी को, पेन भी एक एनर्जी है मेरे हिसाब से, तो उसको किसी आर्ट फॉर्म में प्रॉपर्ली चैनलाइज करो। वो चीज बहुत जरूरी है। सेल्फ पिटी करने लग जाते हैं। हाँ, ये तो गलत है। हाँ मैम, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई सीरियसली मीन इट। मतलब इतनी चीजें सीखने को मिली और अपने आप को भी एक्सप्रेस कर पाई, वो तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कवियों को सुनता ही कौन है। अब मैं चाहती हूँ कि अब मेरे को जो इंस्पिरेशन मिली है, लाइक ऑन द होल आप हमारे दर्शकों को इंस्पायर करें, एक मैसेज दें, एक अपने नज़रिए से जीवन सही दिशा में जीने का ढंग बताएं। और ऑफ कोर्स हमारे साथ आज इस ग्लोबल फेस्ट में आके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, हम सबसे मिलके, स्टूडेंट से मिलके, मारवा सर से मिलके, क्या आपको फील हुआ, वो शेयर करें। नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं पिछले साल भी आई थी कार्यक्रम में, और मुझे लगता है ये कार्यक्रम जो आप लोगों का फेस्ट हो रहा है, शायद हर साल जितनी बार हम इसमें आएंगे पहले से ज़्यादा और आनंदित होंगे, अलग अलग कार्यक्रम से जुड़ेंगे। मारवा सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। हम मतलब ये लगता है कि वो किस मुकाम पे पहुँचे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में जड़ों की बहुत महत्ता होती है, मतलब बहुत बड़ी ईश्वर की सत्ता होती है, लेकिन उससे कम नहीं होती जड़ों की महत्ता। तो संदीप मारवा जी बिल्कुल जड़ों से जुड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और आप सबके बीच आके जो आप लोगों का स्नेह, प्यार, आदर, जो आप लोग एक आतिथ्य भाव है आप लोगों में, गेट में एंटर होने से लेके कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं आप लोग। बारिश आ रही है तो छाता लेकर खड़े हैं, मेरे पास अगर हैवी बैग है तो आप बैग को उठा के ला रहे हैं, अगर मैं सीढ़ी पे चढ़ रही हूँ तो देख रहे हैं कि कहीं आपको दिक्कत तो नहीं हो रही, मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे प्यार के स्पर्श हैं, ये आपके यहाँ मिलते हैं, आपके फेस्ट में होते हैं। इसलिए मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस फेस्ट में बुलाया। हम आभारी है कि आप आए, क्योंकि अतिथि देवो भव, और इसी में हम बिलीव करते हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी जीने का एक ढंग, एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए प्लीज। जिंदगी जीने का ढंग तो एक लेखक के नजरिए से, एक लेखक के नजरिए से वही है, आप कितने भी बड़े हो जाएं, पैसे से बड़े हो सकते हैं, सादगी कभी मत छोड़िए। अगर कुछ गलत देख रहे हैं तो उस गलत को कहने की, समाज के सामने उजागर करने की हिम्मत रखिए, छुपाइए नहीं। अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तरीके से पालिए, पोसिए। बेटा और बेटी में कोई भेदभाव मत करिए, क्योंकि बेटियां जो है ना, मैं कहती हूँ कि बेटियों के पास हम रह सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो बेटियों के पास रह सकते हैं, उनसे अपने दिल की बात कह सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बेटे बुरे होते हैं। दोनों में अच्छे संस्कार डालिए, ताकि जब आप वृद्ध हो जाएं तो जैसे बचपन में उनके बड़े होने में आपने उनकी कद्र करी, उसी तरह उन्होंने आपका बचपन संवारा, वो वृद्धावस्था में आपको अपने स्पर्श से, अपने स्नेह से आपको अच्छी तरीके से आपकी देखभाल कर सकें, और वो एक अच्छे नागरिक बन सकें, ये बहुत ज़रूरी है। और विनम्रता कभी नहीं भूलनी है। विनम्र बने रहेंगे तो प्रभु की कृपा भी आपके ऊपर और बनी रहेगी। धन्यवाद।
थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर कमिंग टू मारवा स्टूडियोज़ एंड हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, अपनी पोएम्स के ज़रिए एंटरटेन करने के लिए, अपने सटायरिक पोएम्स से हमें असली समाज का आईना दिखाने के लिए और यहाँ आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks. तो देखा दोस्तों, पोइट्री का जो वर्ल्ड है ना, जो पोइट्री का क्रिएटिव वर्ल्ड है, वो कितना हसीन है। मुझे तो ना मैम की पोइट्री सुन के बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। और हम लोग यहाँ पर अपने थर्ड ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट में बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। आई विश यू कुड ऑल्सो जॉइन अस। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं श्रेया कत्याल रूबरू में बहुत जल्द आने वाली हूँ फिर से एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। बट तब तक के लिए आप देखते रहिए MS TV, हर पल आपके साथ।